Hello friends, this is Vinod Sutar and thank you for tuning at Exams Enemy. Exams Enemy, a learning platform for unlock your opportunities. तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में एग्जाम्स एनिमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, उसकी सहायता से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, वो सब चीज़ हमें पिछले लेक्चर में देखी थी, ठीक है। तो इसी NCERT 10th मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे लेके और चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रियल नंबर्स चैप्टर ही चलने वाला है। उसमें हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। ये देखने वाले हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो बने रहिए लेक्चर के साथ एंड तक। ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम ये जो टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर इसका यूज कहाँ पे होता है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, ये होने के बाद अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1.2 को ऐसे अंगुलियों पे नचा सकते हो। तो बने रहिए लेक्चर में, ठीक है। बहुत यूजफुल लेक्चर होने वाला है आपके लिए, रामबाण लेक्चर जाने वाला है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सर, जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये क्या कहती है? पहले देखो, इसको टॉपिक को पढ़ो। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि ये बोलना चाहता है कि ये एकदम जो अंकगणित है इसकी आधारभूत प्रमेय है, यानी कि इसकी मेन प्रमेय है ना, अंकगणित की आधारभूत बोलते हैं ना कि ये इसका आधार है, यानी कि एकदम फंडामेंटल क्या ये थ्योरम है, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली है ना, 9th में आपने ये पढ़ रखी है, ठीक है। कैसे पढ़ रखी है सर? ये तो हमने पहली बार नाम सुना है। अभी बताता हूँ ना, बहुत ही इजी करने वाला हूँ इस चीज़ को आपके लिए, ठीक है। आज तक अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आज इस लेक्चर में आप इसको एकदम अच्छे से समझने वाले हो। एकदम इजी करने वाला हूँ, एकदम आपके लिए, है ना, लड्डू बनाने वाला हूँ इसको। तो चलते हैं। पहले मैं अगर आपको बोलूँ, आप ये समझते हो कि फैक्टर क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 8, मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 8 के फैक्टर करो तो आप कर सकते हो। सर, फैक्टर इन द सेंस यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही तो फैक्टर होता है, ठीक है सर। इसके फैक्टर हो जाएंगे सर 2 × 2 × 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी कि 2 × 2 × 2 इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए, ठीक है सर। इसी चीज़ को लेके चलते हैं। जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है ना, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि द कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि जो संयुक्त संख्याएं होती है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक्सेप्ट 1, यानी कि एक को छोड़ के, ठीक है सर। एक तो कॉम्पोजिट नंबर वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। बट मेन चीज़ ये है कि आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। आपने ये पढ़ा था ना कि किसी भी नेचुरल नंबर्स को भी, है ना, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने बोला था ना, ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नेचुरल नंबर के अंदर ही तो कॉम्पोजिट नंबर आते हैं ना। अगर नेचुरल नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर कॉम्पोजिट नंबर को क्यों नहीं कर सकते?
मैंने बोला था ना आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने एक और चीज़ पढ़ रखी है, वही इसका दूसरा नाम है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है आपने 9th में? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब घुमाओ दिमाग वापस पीछे थोड़ा रिवर्स में, 9th में ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे? एग्जाम्पल लीजिए। चलिए फर्स्ट जो कॉम्पोजिट नंबर है वो मैं लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 4, ठीक है। 4 को आप फैक्टर बताइए इसके मेरे को, ठीक है। सर 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2। अब आप बताइए जो ये दोनों 2 × 2, क्या 2 प्राइम नंबर है या नहीं है? सर बिल्कुल, ये तो प्राइम नंबर है। तो यही तो ये थ्योरम कहना चाहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही तो कहना चाहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 भी प्राइम्स है और ये 2 भी प्राइम्स है, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर एक और एग्जांपल लीजिए। चलिए नेक्स्ट 6 लीजिए। 6 को कैसे लिख सकते हैं? इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? सर 2 × 3। बताइए, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए 18। कैसे लिख सकते हैं? सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। बताइए, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम नंबर और ये 3 भी प्राइम नंबर और 18 कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। यानी कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बताइए आई कहीं प्रॉब्लम? आई क्या? यही तो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही इजी है ना? कब से इस चीज़ को आप एकदम कॉम्प्लेक्स वे में लेके बैठे थे? एकदम इजी चीज़ है। फिर देखिए, और ये क्या कहता है, ठीक है, और ये कहता है कि एक को छोड़ के सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। ये तो चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी, यानी कि नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो थ्योरम ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। चलिए सर कॉम्पोजिट नंबर की बात आ गई, इसलिए एक का तो यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है ना, 1 होता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक का तो यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे हम ये सीधा कह सकते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। सर आगे चलते, और आप क्या बता रहे थे? सुनिए, आगे मैं ये बता रहा था कि जो ये इनका प्रोडक्ट होता है ना, ये यूनिक होता है, ठीक है। ये यूनिक होता है सिर्फ इनका जो ऑर्डर होता है ना उसको छोड़ के। ऑर्डर इन द सेंस सर ये तो 2 × 2 × 2 है, किसी भी ऑर्डर में लिखो एक ही बात है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ 18 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 × 3 × 2, ठीक है। 18 है, 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 2 × 3, ठीक है। 18 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये कहना चाहता है और कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है, जो इसके फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, सिर्फ इसका जो ऑर्डर है उसको छोड़कर, ठीक है। इसमें भी 3 3 और 2 आ रहा है, इसमें भी 3 3 और 2 आ रहा है, बस इसका क्या ऑर्डर चेंज है, ठीक है। सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये बात ये कहना चाहता है कि इसका जो ऑर्डर है ना फैक्टर का, उसको छोड़ के उसको अगर हम कंसीडर नहीं करें तो ये जो होता है ये फैक्टर्स होते हैं जो प्रत्येक कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए यूनिक होते हैं, ठीक है। इसी जो ये फैक्टर यूनिक होते हैं इसीलिए इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं।
यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। और क्या बोलता है सर? और तो मैंने आपको बताया था ना अभी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आप पहले पढ़ चुके हो 9th में। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब मेरे को बताइए, क्या इस थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये थ्योरम आपके लिए अभी भी कॉम्प्लेक्स है? क्या ये आपको कठिन लगता है? क्या ये आपको समझ में नहीं आया? एकदम इजी वे में मैंने आपको ये थ्योरम समझा दिए। ये थ्योरम यही कहना चाहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्रत्येक संयुक्त संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए आगे चलते हैं। आपने समझ लिया है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, अब सुन लो, है ना, पिछले लेक्चर की तरह ये मत बोलना कि सर आप अच्छे नहीं हो, है ना। मुझे पता है ना आपको क्या बताना है। आपको अभी ये बताना है कि सर हमने जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है, इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। सर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसका यूज़ भी तो करेंगे ना, ऐसे ही तो नहीं पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ही पढ़ ली और बस दिमाग में जो हमारी प्लेट है उसमें स्टोर कर दिया। सर कुछ काम तो आने वाला है ना, बिल्कुल काम आने वाला है ना। देखते हैं ये कहाँ पर यूज़ होने वाला है, कहाँ पे काम आने वाला है। तो देखिए, इसकी सहायता से यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। सर ये तो हमें पता ही है, इसकी सहायता से HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, है ना, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उससे भी हम HCF और LCM निकालते थे। ठीक है, तो देखो ना, देखते हैं, एक है ना फॉर्मूला, क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं ना, ताकि हम HCF और LCM इजी वे में फाइंड कर सके। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला बनाते हैं ना। चलिए सर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दो कॉम्पोजिट नंबर लेता हूँ, उनका हम HCF निकालेंगे किसकी सहायता से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से। LCM भी निकालेंगे, फिर एक फॉर्मूला होगा, वो हम क्या करेंगे, फाइंड करने वाला है, इससे फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए फिर सर दो कॉम्पोजिट नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सर, एक मैं 20 ले लेता हूँ और एक 32 ले लेता हूँ, है ना, ईजीनेस के लिए। चलिए, ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे ना, बड़ी संख्या नहीं लेते, छोटी छोटी संख्या लेते। चलिए सर 20 के फैक्टर कीजिए। सर फैक्टर तो करेंगे ना पहले, अगर HCF और LCM निकालना है तो पहले फैक्टर करने वाले। 20 के फैक्टर करो सर, अभी करते हैं सर। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 10 बार। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया सर 5 टाइम्स। फिर सर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा सर, 5 से डिवाइड होगा सर 1 टाइम्स। यानी कि ये फैक्टराइजेशन तो हो गया। ठीक है, यानी कि 20 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 20 के फैक्टर हो गए सर 2 इंटू 5। सर ये तो बहुत ही है ना तगड़ी बात हो गई। वो कैसे? सर हमने यही तो पढ़ा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसके जो फैक्टर होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे। और सर यही तो आ रहे हैं, है ना, यानी कि एक तरह से हम प्रूव भी कर रहे हैं ना, इस थ्योरम को प्रूव करते हुए चल रहे हैं आगे। ठीक है, 32 के फैक्टर कीजिए। चलिए 2 से सर मैंने डिवाइड किया, 16 टाइम गया सर। फिर 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया सर 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स एंड फिर 2 से डिवाइड किया 1। ठीक है सर, 32 के फैक्टर लीजिए, 32 के फैक्टर सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 5 टाइम्स 2।
ये हो गए 32 के फैक्टर। सर 32 के भी जो फैक्टर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, यानी कि जो भी जितने भी फैक्टर है सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। बिल्कुल सर यही है। चलिए HCF और LCM फाइंड करते हैं। HCF कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये देखो सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है इन दोनों के फैक्टर में से, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है वो हमारा HCF होने वाला है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है सर, 2 × 2 और 2 × 2। सर यही चीज़ है जो कॉमन आ रही है हाईएस्ट, ठीक है, दोनों के फैक्टर में से, यानी कि 2 × 2, यानी कि HCF तो आ गया 4, ठीक है। HCF LCM आता है ना आपको, ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ, है ना, 10th क्लास में हो तो HCF LCM आपको आना चाहिए, ठीक है। LCM फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से ना, LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होने वाला है, तो सर इसमें 2 की पावर 2 तो यहाँ पे है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो सर एक तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल 2 की पावर 5, फिर से एक 5 की पावर 1 यहाँ पे है, यानी कि इंटू 5 की पावर 1। सर 2 की पावर 5 हो गया 32, ठीक है सर, एंड इंटू 5, सर 32 × 5 हो गया 32 × 5 कितने हुए, 160 हो गया सर। चलिए अब देखना, एक फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, है ना, अपने तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये चीज़ लिखूं कि HCF ऑफ 20 and 32 इंटू LCM ऑफ 20 and 32 बराबर होते हैं 20 × 32 के। सर ये कैसे होता है, अभी देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए करके देखिए, HCF ऑफ 20 and 32 सर 4, चलिए 4 राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। LCM ऑफ 20 and 32 160, यानी कि 4 × 160, ठीक है, इक्वल्स टू 20 × 32, यानी कि जो दोनों कॉम्पोजिट नंबर है वो, देखिए गुणा करके देखिए, है ना, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एकदम सही है, ठीक है, यानी कि 16 × 4 की 640 और 20 × 32 सर ये भी 640 ही होते हैं। तो बताइए प्रूव हुआ या नहीं हुआ फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया है सर, हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया है कि यानी कि LCM ऑफ A एंड B, अगर दो कॉम्पोजिट नंबर A एंड B है, इनटू HCF ऑफ A एंड B सर बराबर होता है A × B के। ये चीज़ ध्यान रख लेना, बहुत ही यूज़फुल है ना, बहुत ही काम आने वाली है ये आगे भी, है ना, जब 10th से आगे भी जाओगे ना कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तब भी ये चीज़ काम आने वाली है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। सर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मेरे पास 3 कॉम्पोजिट नंबर है तो क्या सर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि LCM ऑफ ABC और HCF ऑफ ABC बराबर A × B × C, बिल्कुल नहीं, है ना। ये सिर्फ ये फॉर्मूला अगर 2 कॉम्पोजिट नंबर आपको दिए हुए हैं तभी यूज़ होने वाला है, 3 के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके थ्योरम भी हो गया, इसका यूज़ कहाँ करने वाले वो भी हो गया। अब आप जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको आराम से, उसके जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से लगा सकते हो, अंगुलियों पे नचा सकते हो उन सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए
एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आप कर सकते हो आसानी से, है ना। ये बोल रहा है कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इसको इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, यानी कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। चलिए, फर्स्ट दिया हुआ है 140, सेकंड 156, थर्ड दिया हुआ है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429। ठीक, इसमें से 2 मैं करवाने वाला हूँ, बाकी के 3 आपको करने। चलिए, कौन से करवाऊँ 2 में? सर आप एक तो सेकंड करवा दो और एक फोर्थ नंबर का करवा दो। ठीक है, चलिए सेकंड लेते। अभी हमने किए थे ना फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है, वो तो हमने एग्जाम्पल में किया ही था, है ना। चलिए 156। ठीक है, कब तक डरेंगे, है ना, करना तो पड़ेगा, डरेंगे कब तक, है ना। ठीक है, चलिए 156 पहले किससे डिवाइड करोगे? सर 2 से डिवाइड करेंगे पहले। चलिए कीजिए, है ना। 2 से डिवाइड किया, कितना है सर? 15। सर 7 टाइम गया 14, 1 बचा, 1 इसको दिया 16 और इसमें 8 टाइम गया 78 टाइम। ठीक है, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, कीजिए 2, कितने टाइम गया सर? ये गया आपने 3 and 9 39। ठीक है सर नेक्स्ट 2 से जाएगा क्या इसमें भाग? नहीं जाएगा सर। 3 से सर जाएगा, 3 से कीजिए डिवाइड, 1 and 3 सर 13। आगे सर 13 में एक प्राइम नंबर है 13, तो 13 में किसका? 13 का ही जाने वाला है। चलिए 1 हो गया, यानी कि 156 अब क्या हो गया? एक्सप्रेस कीजिए इसको प्राइम फैक्टर के रूप में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 13। बस यही पूछा है इसने, है ना। यही पूछा है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो सर हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करते रहिए और चलते रहिए, है ना, एकदम पसीना बहाते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। सब क्वेश्चन, पूरी जो मैथमेटिक्स है वो आपके उंगलियों पर डांस करेगी। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5005, इसके हमको निकालने हैं फैक्टर, यानी कि इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। 2 से नहीं सर, 2 से तो ये डिवाइड नहीं होने वाला। 3 से होगा क्या? चेक कीजिए सर, 3 से भी नहीं होने वाला, 4 से तो नहीं होने वाला सर, 5 से होने वाला है। चलिए 5 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना टाइम जाएगा सर? 1001 टाइम्स। ठीक है, आगे फिर डिवाइड कीजिए सर। 2 से नहीं होगा ये डिवाइड, सर 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा सर, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से कीजिए डिवाइड। 10 1 टाइम्स, 3 and 0 हो गए 30, 4 टाइम्स 28, 2 बचे और 3 टाइम्स 143। ठीक है, 143 किससे डिवाइड होगा बताइए? 2 से होगा क्या? नहीं सर। 3 से होगा क्या? नहीं सर। 4 से नहीं सर। 5 से नहीं सर। 6 7 8 9 10 सर, ये 11 से डिवाइड होगा। चलिए 11 से डिवाइड कीजिए सर। 1 and 3 सर 13 टाइम्स डिवाइड होने वाला है। फिर आगे सर 13 एक प्राइम नंबर है, और तो ये खुद से ही डिवाइड होने वाला है 1, यानी कि 5005 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 5
इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सर ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, हो गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी इसमें हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई इसको इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करने में। तो इसके जो दो ऑप्शन थे वो मैंने करवा दिया आपको, सेकंड और फोर्थ। जो 3 बचे हैं वो आपको खुद करने हैं, होमवर्क के लिए है। ठीक है, आसानी से हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, सॉल्यूशन भी करेंगे आपका। सर इसके जो आंसर होंगे वो हम आपको कैसे चेक करवाएंगे? तो इसके आंसर आप, है ना, इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व करके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन ये कहना चाहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि जो आपको ये पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं, यानी कि जो पूर्णांकों के जो युग्म दिए हुए हैं, उनके आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। एंड उसके बाद क्या करना, आपको वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि उसके बाद जो हमने अभी वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, फाइंड किया था, उसको आपको वेरीफाई करना है। यानी कि जो आप इन पेयर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करोगे, उनका प्रोडक्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि वो जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया था उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो करता है इसको एकदम अच्छे से करने वाले हैं, इजी वे में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन होने वाला है इसमें। 3 में से एक मैं करवाने वाला हूँ, सेकंड मैं करवाता हूँ, फर्स्ट और थर्ड आपको करना है एकदम इजी तरीके से, अच्छे से। ठीक है, इस सेकंड वाले को अच्छे से समझ लेना, फर्स्ट एंड थर्ड आपसे अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। पहले इनके फैक्टर बनाते हैं। जैसे 510 है एंड 92 है, तो इनके हम फैक्टर बनाते हैं पहले। ठीक है, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनके दोनों का मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और हमारा आंसर भी सही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड। 510 एंड 92, पहले इनके फैक्टर बनाते हैं। सर फैक्टर बनाइए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 255। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल सर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कीजिए सर, 3 इंटू 8 24 आने वाला, यानी कि 8 टाइम्स 24, एक बचा, एक इसको दिया 15, 3 इंटू 5 15, यानी कि 85 टाइम्स। ठीक है, 85 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा सर, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। कितना टाइम्स होगा? 5 से डिवाइड होगा सर, 5 इंटू 1 5, 3, रिमाइंडर 3 इसको दिए 35 में 5 का 7 टाइम्स। ठीक है सर, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 510 के जो प्राइम फैक्टर है वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 92 के फैक्टर करते हैं। सर 92 के फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स जाएगा? सर ये जाएगा आपके 46 टाइम्स। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम्स? सर ये जाएगा 23 टाइम्स। सर 23 तो सर खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही डिवाइड होने वाला है 1। यानी कि 92 के फैक्टर क्या हो गए सर? 2 इंटू 2 इंटू 23।
ठीक है। LCM एंड HCF दोनों फाइंड कर लीजिए। सर इसका HCF होगा वो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सर इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, यानी कि एक तो 2 हो गया। ठीक है सर 3 इसमें नहीं है, 5 भी सर इसमें नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है, यानी कि ऐसा HCF तो 2 ही होने वाला है। LCM की बात करते हैं। LCM क्या होगा? LCM सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे ज़्यादा। सर 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 इंटू 2। 3 की बात करते हैं तो 3 है सर, 3 की पावर 1 है। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट सर 17 भी है एंड 23 भी है। ठीक है सर, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 इंटू 3 12 है, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, यानी कि ये आने वाला है 23460। सर ये कैसे आया? जादू है ना। क्या है? जादू। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आने वाला है ना, जादू है ये। चलिए ये तो हो गया सर, HCF भी फाइंड कर लिया, LCM भी फाइंड कर लिया। अब क्या करना है सर? अब यही तो करना है ना, वेरीफाई कर लो इसको। ये वेरीफाई करती है तो बस आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तो करना है, तो कर लो सर। LCM इंटू HCF कीजिए। सर LCM 23460 और सर HCF है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आने वाला है सर? ये आने वाला है 46920। ठीक है सर, बाद में क्या करना है? बाद में सर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो 510 है एंड 92 है, इनका भी प्रोडक्ट करना है, इनका भी कर लीजिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये भी कर लीजिए सर। 510 इंटू 92, ये कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। इनका मल्टीप्लाई आने वाला है 46920। सर ये कैसे आया? ये भी जादू है ना। क्या है? जादू है। इनको मल्टीप्लाई करके देखना, ये आने वाला है 46920। ठीक है, यानी कि सर 46920 और 46920 ये तो बराबर है ना। तो सर ये तो क्या हो गया? ये तो सर वेरीफाई हो गया ना, यानी कि LCM इंटू HCF बराबर किसके है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, यानी कि जो 2 नंबर्स होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, जिनका हमें HCF एंड LCM फाइंड करना होता है। अगर हम उनके HCF एंड LCM को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन दोनों इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होने वाला है। ठीक है, यानी कि सर HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है सर। यही तो हमें सर वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर लिया और ये सर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड मैंने करवा लिया, थर्ड और ये फर्स्ट, ये आपको करना है, अच्छे से करना है, एकदम इजी तरीके से हो जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी सॉल्यूशन मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल के इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि जो आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं, यानी कि उनके आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM एंड HCF फाइंड करने हैं। सर हम कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हमें पता है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। ठीक है सर, इधर देखना है ना, ध्यान देना, इधर आपको जो है 3 इंटीजर्स दिए हुए है ना सर, 3 इंटीजर्स दिए, मतलब उसका फॉर्मूले का तो हम यूज़ नहीं कर सकते, जो LCM इंटू HCF बराबर जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है वो तो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और उसने क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो लगाओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड LCM एंड HCF निकाल लो, क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकेंड एंड थर्ड आपको करने हैं।
ठीक है, ध्यान से देखना। सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी पहले सर हम सबके क्या निकालने वाले हैं, फैक्टर निकालने वाले हैं, यानी कि 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12 का फैक्टर निकाल लो सर। 2 से डिवाइड करो 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करो 1 टाइम्स, यानी कि जो सर 12 है उसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो बिल्कुल इजी है ना। 15 के फैक्टर कीजिए सर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा 5 टाइम्स एंड 5 से होगा 1 टाइम्स, यानी कि सर जो 15 है उसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। ठीक है सर, 21 के फैक्टर कीजिए सर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा डिवाइड 7 टाइम्स एंड फिर सर 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, यानी कि 21 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए सर 3 इंटू 7। ठीक है सर, ये हो गया सर 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो गया सर 3 इंटू 5, ये हो गया सर 3 इंटू 7। ठीक है सर, HCF निकाल लेंगे सर। HCF बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर इनमें से कॉमन क्या है सर? कॉमन तो इसमें सिर्फ 3 आ रहा है, यानी कि सर HCF हो गया 3। ठीक है सर, LCM सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सर 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, फिर सर 3 तो है ही है यानी इंटू 3, फिर सर 5 यानी कि 5, फिर सर इंटू 7। ये हो जाएगा सर इसका एलसीएम। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 है, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 42 यानी कि 420, 420। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ये इसका एचसीएफ आएगा। उसने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया और इनका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया। ठीक है, प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी को? बिल्कुल भी नहीं है सर। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बोलो एग्जामिनर को कि हमें दे एग्जाम में, ठीक है, हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन करके। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। मूव करते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन तो हो गया था आपके सामने। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी आप एकदम आसान चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, अंगुलियों पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड दैट LCM ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ना एक फॉर्मूला फाइंड किया था, याद है आपको? क्या फाइंड किया था बताओ? जिसको याद है वो कमेंट करना, ठीक है, मैं बताता हूँ। हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया था वो है कि सर हमने देखा था कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B सर बराबर होता है A एंड B के प्रोडक्ट के। सर ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था और इसको फाइंड भी किया था। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है आपको। HCF ऑफ A एंड B दिया हुआ है, ठीक है, A और B आपको पता है, आपको LCM ऑफ A एंड B निकालना है। तो निकाल लेंगे सर। सर यहाँ से देखो, LCM ऑफ A एंड B हमारा हो जाएगा सर A इंटू B। सर यहाँ पे HCF ऑफ A एंड B है सर, मैं उसको अगर बराबर के उस साइड में भेजूँ तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे सर? डिवाइड में चले जाएंगे। HCF ऑफ A एंड B, A क्या है आपका सर? A है 306 एंड B है सर 657। ठीक है, HCF ऑफ A एंड B कितने सर? 9 है। ठीक है सर, इनको सॉल्व करेंगे तो LCM आ जाएगा A एंड B, ये आपको करना है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने लेना, आपकी क्या आ जाएगा? LCM ऑफ A एंड B यानी कि LCM ऑफ 306 एंड 657 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करने का काम मैं आपको सौंपता हूँ। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कहना चाहता है कि आप चेक कीजिए जो 6 की पावर n है, ठीक है,
क्या ये 0 के साथ एंड हो सकता है? ये मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 हो सकती है? ठीक है, अगर n जो है, जो कोई भी नेचुरल नंबर हो, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो देखिए हम देखते हैं ना, उसने बोला है 6 की पावर n है जो किसके साथ, 0 के साथ एंड होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आगे के जो भी डिजिट होंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये बोला है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें देखना है। सर अभी देखते हैं। सर आपको पता होगा कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी संख्या, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो सर वो 5 से डिविजिबल होगा, है ना, यानी कि वो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा ये आप मुझे बताइए। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है ना। 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बट यहाँ तो बात हम 0 की कर रहे हैं, मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सर अगर ये अगर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब इस 6 की पावर n में जो 6 के फैक्टर होंगे, यानी कि जो 6 के फैक्टर होंगे सर, उस फैक्टर में एक प्राइम फैक्टर 5 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सर ऐसा होता है तो जो 6 की पावर n है उसकी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है। चेक करते हैं क्या 6 के फैक्टर में 5 आता है या नहीं आता है, ये देख लेते हैं। चलिए 6 की पावर n के फैक्टर कीजिए। सर 2 × 3 की पावर n, क्या इसमें 2 और 3 में कहीं भी 5 है क्या? सर नहीं है। इसका मतलब जो 6 की पावर n के जो फैक्टर है वो क्या है, उसमें 5 एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर 6 की पावर n में के फैक्टर में अगर 5 एक फैक्टर होता तो इसका मतलब होता है कि जो 6 की पावर n होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। बट इसमें अगर फैक्टर ही नहीं है तो डिविजिबल कैसे होगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर n है वो 0 डिजिट के साथ एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सर इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है, जैसे कि दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है एग्जाम में। समझा दिया मैंने इसको अच्छे से, आंसर आपको इस तरह से देना है, स्टेप बाय स्टेप लिखे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई, है ना, उसने बोला है कि एक्सप्लेन वाई दिस, यानी कि 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। यानी कि उसने बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये और ये जो आपको नंबर दिया हुआ है वो कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो इसमें से एक मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। तो बताइए सर ये नंबर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वो हम कर देंगे अपने आप से कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए एक वापस से एक स्टेटमेंट है ना, वापस से रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिवर्स में चलते हैं ना, क्लास की शुरुआत में चलते हैं। हमने देखा था, यानी कि हमने देखा था कौन सा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में अगर मैं बता दूं, एक्सप्रेस कर दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अरे सर ये तो बहुत ही फिर तो सरल होने वाला है। हाँ बिल्कुल सरल होने वाला है और ऐसा ही होने वाला है, यही तो आपको करना है। और तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, उसने बोला है कि कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको यही तो एक्सप्लेन करना है। आप इसको बता दो कि सर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, यानी कि ये अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। फिर अगर ये आप बता दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। ऐसा कौन कहता है सर, ऐसा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है।
यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ऐसा कहती है। तो चलिए फिर इसको लेते हैं, अभी सॉल्व करते हैं सर। चलिए 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अगर मैं इसमें से 13 को कॉमन ले लूँ, है ना, आगे क्या, आगे तो यही स्टेप होगा सॉल्व करने का, और तो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ सर। 13 को कॉमन ले लो, 13 को कॉमन लोगे तो इस साइड में क्या बचेगा सर, 7 × 11 × 1, ठीक है सर, +1, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13, 7 × 11 77 × 1 77 +1 कितने हो गए, 78। अभी देखो सर 13 × 78, सर 13 तो एक प्राइम नंबर है, बट सर 78 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभी तक हम इसको नहीं बोल सकते कि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। 78 के अगर हम फैक्टर करते हैं आगे, और अगर ये फैक्टर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि 78 के फैक्टर भी क्या आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो 78 के फैक्टर कीजिए, 78 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये सर, 3 और 9 39 टाइम्स, ठीक है सर। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 13 टाइम, ठीक है। फिर सर 13 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, ठीक है। यानी कि इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं 13 × सर 78 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 13, यानी कि 2 × 3 × 13, और ये लो सर, अब आ गया हमारा आंसर, क्योंकि सर 13 भी एक प्राइम नंबर है सर, 2 भी एक प्राइम नंबर है, और सर 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, 13 तो प्राइम नंबर है ही, ठीक है। यानी कि सर इसको मैंने, है ना सर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दिया। अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में अगर हम किसी नंबर को लिख देते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है सर। ये सर हमने इसको बता दिया कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है। उसने पूछा था एक्सप्लेन वाई, तो मैंने इसको बता दिया कि अगर किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। फिर सर इस क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि ऐसा तेरे को किसने बोला, ठीक है। तो हमने इसको बताया कि हमने, है ना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी हुई है, ठीक है। और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, यानी कि 1.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी एकदम इजी वे में, है ना। अच्छे से खेलते खेलते हमने पूरी क्या एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली। ये आपके इसके पूरे 6 क्वेश्चन पूरे हो गए, और इसमें जो हमारा कंसेप्ट था समझने का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो भी हमने इजी तरीके से समझ लिया। अब बताइए 1.2 में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर। इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन था ना, 4th नंबर जो क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला बेस्ड था, LCM × HCF = A × B वाला, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सीधे एग्जाम में देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन, और जो भी है सब इम्पोर्टेंट ही है ना, क्या इजी तो है, इसमें क्या है, बट उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना, अपनी एक बहुत बड़ी एग्जाम्स एनिमी की सेना बना लेना, ठीक है। अगर हमको टेलीग्राम पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी जो बुक है वो वहीं पे आने वाली है, ठीक है।